लेकिन जो पैसा इतने फॉरेन इन्वेस्टर्स डाल रहे हैं, पिछले साल 1 लाख करोड़ डाला, इस साल 1 लाख करोड़ के ऊपर जा रहे हैं, और अभी तो पिछले महीने 1.5 महीने से तो ऐसा है कि मतलब हमारी किस्मत ही खुल गई हो जैसा वैसा लग रहा है। तो ये किस्मत कब तक खुली रहेगी, कितना पैसा, और अगले साल क्या इससे ज्यादा आ सकता है? सुनील जी, आपको लगता है ऐसा? हमें लगता है कि बहुत बड़ा पैसा है। 1 लाख करोड़ है, $15 बिलियन। आज जो ग्लोबल फंड्स हैं वो करीब 60 से 70 ट्रिलियन डॉलर मैनेज करते हैं। अगर वो 1% भी इंडिया में डाले तो $700 बिलियन होता है। और इंडिया में जो टोटल निवेश है फॉरेनर्स का वो सिर्फ अभी तक $450-500 बिलियन है। दूसरी ये है कि जो डॉलर था वो 10-12 साल से कंटिन्यूस स्ट्रेंथन हो रहा था, तो ऑल ग्लोबल फंड्स इट मेड सेंस कि वो यूएस में ज्यादा निवेश करें, क्योंकि उनको करेंसी का भी बेनिफिट मिल रहा था और इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो रही थी वहां पे। अब वहां पे इंटरेस्ट रेट्स जो नीचे में 0.5% टच हुई थी, दे आर ऑलरेडी एट 0.9%। यूएस डॉलर पहली बार 10-12 सालों में लास्ट 4-5 महीनों में करीब 5-6% डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट ऑल मेजर करेंसीज इंक्लूडिंग यूरो, पाउंड, येन, रिमेम्बी। और एक थोड़ा सा है ना फिर से कैरी ट्रेड का माहौल बन रहा है, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट यूएस में था उससे थोड़ा थोड़ा निकल के वो दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसके लिए आप देखोगे तो आपको कमोडिटीज में भी तेजी दिख रही है, एग्री कमोडिटीज में भी तेजी दिख रही है, प्रेशियस मेटल्स में भी तेजी दिख रही है, और इमर्जिंग मार्केट में भी पैसा आ रहा है। इंडिया में दूसरे इमर्जिंग मार्केट से थोड़ा ज्यादा पैसा आया है, लार्जली बिकॉज हमारे यहाँ पे अभी लग रहा है कि वंस कोरोना इज बिहाइंड अस, ग्रोथ जो FY22 की है दैट कैन सरप्राइज वेरी वेरी पॉजिटिवली ऑन द अपसाइड। और अगर आप देखोगे ना तो ये जो बड़ा पैसा आया है ये सितंबर के रिजल्ट के बाद आया है। तो जो सितंबर रिजल्ट्स में जो एक पॉजिटिव सरप्राइज आई, उसको देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि जो हमने एक बहुत ही नेगेटिव पिक्चर पेंट कर लिया था कॉर्पोरेट अर्निंग्स का, उतना खराब नहीं है। इनफैक्ट थिंग्स आर गेटिंग बेटर फास्टर देन वी एक्सपेक्टेड। तो वो भी एक रीजन रहा है कि फॉरेन फ्लो ज्यादा है। तो एटलीस्ट हमारा ये मानना है कि बिटवीन FI एंड FDI फ्लोज FY21 वुड बी बिगर देन FY20, या कैलेंडर ईयर 21 वुड बी बिगर देन कैलेंडर ईयर 20। तो मतलब कंपनियों की कमाई बेहतर होगी, और उस कंपनियों की कमाई बेहतर होने के हिसाब से इवन लाइफ टाइम हाई पर भी निफ्टी महंगा नहीं दिख रहा है, वैल्यूएशंस रीजनेबल है। और अभी भी आपको लगता है कि ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं दिग्गजों में भी और मिड कैप्स में भी जहां आराम से पैसा लगाने के मौके हैं? नहीं, जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है ना, थोड़े लोगों को चिंता है कि ट्रेलिंग बेसिस पे निफ्टी 35 टाइम्स है, राइट। लेकिन ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स में है ना 2 क्वार्टर मार्च 20 और जून 20 भी शामिल हैं, जिसमें कोरोना की वजह से अर्निंग्स में काफी बड़ी डीग्रोथ आई थी। अगर हम उनको नॉर्मलाइज कर दें तो ट्रेलिंग पी मल्टीपल 25-26 टाइम पे आ जाता है। अभी हम अगर FY22 की बात करें तो जो ब्रोकर्स लोग ने एस्टिमेट किए हैं उसके हिसाब से निफ्टी की अर्निंग करीब 21-22 टाइम है, और FY23 में करीब 17.5-18 टाइम है, जो नॉर्मल जो 10 साल का एवरेज है उससे 10% ज्यादा है। लेकिन अली जी, हमें यह भी देखना चाहिए कि जो इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में जो 8-9% पे चलते थे, अब वो आ गए हैं 5-5.5% पे। तो ये जो पी रेशियो है ना पूरी दुनिया में थोड़ा सा ऊपर हो गया है, और जहां पे ग्रोथ फास्टर होगी वहां थोड़ा सा मल्टीपल आपको ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो वी आर नॉट चीप, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत यूफोरिक जोन में हैं, हम थोड़े फेयरली वैल्यूड जोन में हैं। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करो और थोड़ी आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कम करो तो आपको बाजार निराश नहीं करेगा। उस पर मैं आऊं उससे पहले एक चीज समझना आपसे ये चाहता हूं कि क्या वाकई में 2020 में जो कुछ हुआ कोरोना की वजह से, उससे इन्वेस्टमेंट करने के तौर तरीकों में, अप्रोच में, स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव आया है आपके भी और मार्केट में बाकी लोगों के भी? क्या ऐसा कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? नहीं अनिल जी, अगर आप अपने खुद के दिनचर्या को देखें ना तो अपने खुद के बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज आया है। वर्क फ्रॉम होम रियलिटी है, ये कोरोना जाने के बाद में भी एटलीस्ट मुझे तो लगता है कि हफ्ते में 1-2 दिन तो सभी लोग अभी घर से काम करना शुरू कर देंगे। स्टडी फ्रॉम होम शुरू हो गया है, एंटरटेनमेंट एट होम शुरू हो गया है। हम आजकल नई नई पिक्चरें
जैसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो थिएटर में जाके देखते थे, आजकल हम नेटफ्लिक्स और अमेजोन पे देख रहे हैं। हम शॉपिंग घर से कर रहे हैं, हम रेस्टोरेंट जाने के बदले खाना घर पे मंगा रहे हैं। तो आई थिंक पूरा है ना, हमारा जो वे ऑफ लिविंग है वो चेंज हो गया है, और उसको देखते हुए सेक्टर में आपको बदलाव लाना ही पड़ेगा। और नए अपॉर्चुनिटी भी आएंगे, और एग्जिस्टिंग जो कंपनियां हैं वो अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेगी तो उनको हेडविंड भी आएगा। तो ये जो वर्ल्ड ऑफ डिसरप्शंस एंड न्यू टेक इज हियर टू स्टे, और इसको देखते हुए डिजिटल बिजनेसेस दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हैं। इंडिया में ज्यादा कंपनियां अवेलेबल नहीं है, बट जहां पे भी आपको दिखे कि कोई कंपनी के पास ऐसा बिजनेस मॉडल है जो यूनिक है, जो कंपनी उसको बहुत ग्रो कर सकती है, तो आई थिंक दैट वुड बी समथिंग विच यू कैन नॉट इग्नोर। तो उसको देखते हुए आई थिंक थोड़ा हमारा आईटी सेक्टर पे ध्यान ज्यादा पॉजिटिव है। अगर आप डायरेक्टली नहीं खेल सको उसको, तो इनडायरेक्टली सम गुड आईटी कंपनीज हु हैव डिजिटल प्रेजेंस दैट कैन बी डन। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा आपको, जहां पे जो थोड़ा सा हेडविंड है बिकॉज ऑफ कोरोना एंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रिकॉशन, जो वैक्सीन आने के बाद में भी है ना, वो 10-20% थोड़ा सा एक मन में संकोच रहेगा भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने का। तो वो आदतें धीरे धीरे जाएंगी। तो 1-2 साल कम से कम वो सब सेक्टर्स को थोड़ा इम्पैक्ट होगा, और उन सेक्टरों पे हमारा ध्यान एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स थोड़ा सा नेगेटिव है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आईटी सेक्टर ये ज्यादा अभी भी थोड़ा फ्लेवर में रहने वाला है, यहाँ पर आपको फोकस करना जरूरी है। लेकिन एक और बात जो है सुनील जी, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसी साल आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर लगा है, और काफी देश इस कोरोना वायरस के चक्कर में चीन से परेशान भी है, और वो ऑल्टरनेट भी ढूंढ रहे हैं। तो उस थीम के चलते क्या हिंदुस्तान में कई अच्छी कंपनियां हैं, कुछ ऐसी थीम्स हैं, कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि एक निवेश का बढ़िया मौका दे सकते हैं? अनिल जी, क्या हुआ है ना, 8-10 साल से जो कंपनी में डेट नहीं थी वो कंपनियों ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया इन्वेस्टरों को। तो अभी सबके बोलते ना फिलॉसफी और दिमाग में ये बैठ गया है कि जो भी कंपनी में डेट है वो कंपनी को हमें छूना ही नहीं है। मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। डेट लेना बुरी बात नहीं है, यू हैव टू टेक डेट जो आप संभाल सको, जिसको आप सर्विस कर सको। अगर सभी कंपनी डेट लेना बंद कर दे, सभी कंपनी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करना बंद कर दे, तो इंडिया की जीडीपी जीरो हो जाएगी। तो ऐसे ही बाजार रहना चलेगा नहीं। तो आई थिंक वी आर नाउ लुकिंग एट कंपनीज जिसमें डेट है लेकिन मैनेजेबल है। जैसे मैंने कहा, डेट का जो रेट है जो 8-9% था, अभी ऑलरेडी 5-6% पे आ गया है। उम्मीद है कि ये रेट्स कंटिन्यू रहेंगे। उसको देखते हुए उनकी जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, जो हमें सितंबर के क्वार्टर में देखने को भी मिली, और हो सकता है दिसंबर और मार्च में ज्यादा देखने मिले। दूसरा, जो नई आप फैसिलिटी लगा रहे हो उसमें गवर्नमेंट आपको एक तो पीएलआई के थ्रू इंसेंटिव दे रही है। तो अगर आपने करीब 15-20 आइटम गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की है जहां पे वो परफॉर्मेंस लिंक्ड आपको इंसेंटिव देगी, एनीवेयर बिटवीन 2% to 4-5%, तो वो स्टेट आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है। जो बजट आया था 2020 जनवरी में, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकम टैक्स रेट नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 15% कर दी थी। दैट इज अ बिग इंसेंटिव। तो वी आर ऑल्सो लुकिंग एट कंपनीज जहां पे एक रीजनेबल डेट लेके कैपेसिटी क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी है, जो अगले 3-4 साल तक आपको अच्छा आरओई रिलेटेड प्रॉफिट दे। तो दैट कैन बी अ गुड थीम, एंड दैट इज अक्रॉस सेक्टर्स। ये इंटरेस्टिंग बात की आपने कि जो कंपनियां, और वो फैक्ट भी है, जब बाजार गिरे तो सबको ये लगता है जहां डेट नहीं है बस वही कंपनियों में पैसा डालो। लेकिन ये बहुत लॉजिकल और इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि सब लोग डेट नहीं लेंगे, एक्सपेंशन नहीं करेंगे, तो देश की ग्रोथ कैसे होगी? तो रीजनेबल डेट, जहां जरूरत से ज्यादा ना हो, मैनेज कर सके, कमाई ठीक हो, ऐसी कंपनियों पर फोकस करना चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो आपने बताई। लेकिन एक चीज बताइए सुनील जी, क्योंकि आपने इस साल मैंने देखा है कई बार, वो हम जब लोग डील्स वगैरह देखते हैं ना, डिस्क्लोजर्स, तो उसमें नाम आते हैं, एबेकस फंड ने ये खरीदा है, एबेकस फंड ने वो खरीदा है। तो कई सारे इंटरेस्टिंग मिड कैप स्मॉल कैप आइडियाज भी आपने इस साल अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। वहां पर क्या सोच है, किस तरह के स्टॉक्स आप देखते हैं जहां पर आपको लगता है कि हाँ 2-4-5 साल के लिए एक अच्छी स्टोरी बन सकती है? और क्या इस तरह के इन्वेस्टमेंट आइडियाज अब भी हैं मार्केट में, या फिर आप इंतजार करेंगे एक अच्छे करेक्शन का?
तो अनिल जी, हमने ना थोड़ा एक फ्रेमवर्क बना रखा है। तो पहले तो ऑब्वियसली सबको मैनेजमेंट अच्छा चाहिए। वी ऑल्सो लुक एट मैनेजमेंट, थोड़ा बैलेंस शीट भी स्टडी करते हैं। प्राइमरी फोकस रहता है रिटर्न ऑन इक्विटी पे, कि कंपनी 14-15% के ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी बना रही है कि नहीं। अगर वैसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे ना, वो कंपनी कभी डिफॉल्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि एक तो दे आर जनरेटिंग मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरा ये सामने आता है कि जो मैनेजमेंट है वो आपका पैसा, आप जितने परसेंट में आप उसको रिटर्न दे सको उससे ज्यादा आपको रिटर्न दे रही है। तो 14-15% इज नॉट बैड रिटर्न ऑन इक्विटी। और हम थोड़ा सा ग्रोथ पे भी फोकस करते हैं कि कम से कम 14-15% की ग्रोथ भी आए, क्योंकि अगर आप खाली वैल्यू खरीदोगे ना तो आपको कभी रिटर्न नहीं मिलेगा। वो वैल्यू रह जाता है, वो डीप वैल्यू या वैल्यू ट्रैप हो जाता है। बट अगर वैल्यू अलॉन्ग विद ग्रोथ आता है ना, तो देन यू मेक रिटर्न। तीसरा, हम ये कोशिश करते हैं कोशिश कि हम कभी भी खरीदें शेयर, 4-5 साल में कम से कम 100 करोड़ रुपए की प्रॉफिट की विजिबिलिटी है क्या वो कंपनी की, तो देन दैट कंपनी विल बिकम अ रीजनेबल साइज, और उस तभी द अदर फंड्स विल आल्सो कम टू बाय। तो पहले खरीदो, थोड़ा आपका पर्सपेक्टिव रखो, थोड़े से फिल्टर्स लगाओ जिससे आप कोई गलत कंपनी में नहीं चले जाओ। मैनेजमेंट ऑब्वियसली थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, और 100 करोड़ प्रॉफिट इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स बनाने की वो कंपनी में क्षमता होनी चाहिए। तो अगर वैसा हमें मिल जाता है कोई, और थोड़ा सा उसमें मोड जैसा रहता है, तो देन वी गो अहेड एंड बाय। वी आर नॉट अफ्रेड टू बी द फर्स्ट बायर और ओनली बायर, एज लॉन्ग एज जो कंपनी हम खरीद रहे हैं वो हमारे फ्रेमवर्क में फिट हो।